हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वेलकम द चैंपियंस। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो कल वाला एग्जाम है आपका अल्काइन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स का बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा होगा, है ना। बहुत बढ़िया लिखा होगा क्योंकि इस वाले पेपर में मैंने सभी कॉन्सेप्ट जो है कवर किए थे। सो स्टार्ट करते हैं आपके लिए सॉल्यूशन फॉर ऑल द क्वेश्चंस। अगर इन केस किसी के गलत हो गए होंगे, कहाँ पे गलत हो गए समझ में आएगा आपको अगर कॉन्सेप्चुअल गलती की है तो। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हम लोगों ने बेटा एक रूल सीखा था, कौन सा हमने सीखा था, हकेल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। एंड ये रूल क्या बोलता है, फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए आपका साइक्लिक प्लस होना चाहिए प्लानर कॉन्जुगेटेड, एंड ये सब हो करके उसमें चाहिए 4n+2 डीलोकलाइजिंग पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। ये होना चाहिए, तब जाकर के कंपाउंड बनता है आपका एरोमेटिक। तो इसमें देखा जाए जो ऑप्शन ए है मेरे हिसाब से वही आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें देखोगे आप तो ये ऐसा है, डबल बॉन्ड ये रहा यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो sp2 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 sp2, ये कार्बोकेटन तो प्लानर होता ही होता है, हम लोगों ने सीखा है कार्बोकेटन कैसा होता है, प्लानर ही होता है। अब देखो ये साइक्लिक है, प्लानर है, क्या रेजोनेंस में है? ऑफ कोर्स है सर, अगर ये इधर आया तो ये इधर, यानी इसी का अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, सो ये क्या है इसमें, साइक्लिक प्लानर कॉन्जुगेटेड एंड डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें है 6, यानी ये कैसा हो आपका एरोमेटिक। सो आंसर होना चाहिए ए। अब यहाँ पे जो बाकी के ऑप्शन है उसके बारे में क्या ख्याल है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बेटा ये ऐसा है, sp2 साइक्लिक है, प्लानर है, लेकिन यहाँ पे 4n जो है वो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो जाता है आपका एंटी एरोमेटिक साइक्लोब्यूटाडाइन। फिर जो थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर का है साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, एंड मैंने आपको सिखाया था ये दिखने को जो है एंटी एरोमेटिक लगता है, बट मैंने बोला था ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये अपना खुद की जो एंगल स्ट्रेन की वजह से जो स्टेबिलिटी कम हो रही है उसको, उस एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए खुद को टब शेप में चेंज कर लेते हैं। जैसे टब शेप में जाता है उसकी प्लानरिटी डिस्टर्ब होती है, एंड प्लानरिटी नहीं तो एरोमेटिक भी नहीं, एंटी एरोमेटिक भी नहीं, क्योंकि उसके लिए प्लानर होना ज़रूरी है, तो ये आपका नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ये बन जाता है नॉन प्लानर। क्या बन जाता है, नॉन प्लानर। एंड जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसी के जैसा बन जाता है 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन sp2 एंड अगर कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है तो मैंने बोला था वो वाला एटम भी क्या हो जाता है, sp2 प्लानर बन गया। डीलोकलाइजिंग कितने हैं, 2 और 2 4, मतलब ये दोनों है एंटी एरोमेटिक, ये वाला है नॉन एरोमेटिक, एंड पहला वाला है एरोमेटिक। तो आपका आंसर ये। मैंने आपको ये भी बोला था, आपको कभी ऐसा पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक, ऐसा पूछने के बदले में पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो ऑप्शन में देखना कौन सा नॉन एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक्स डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, या फिर इसी में आपको पूछा जा सकता था। ठीक है, तो अगर डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर बोलते तो ये दोनों आंसर आते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर पूछा जाता विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट रेजोनेंस, तो आंसर क्या आना चाहिए था, ये वाला, क्योंकि नॉन प्लानर है बेटा, इसमें रेजोनेंस नहीं होता, दैट इज वाई ये बन जाता है नॉन एरोमेटिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक नहीं है ऐसा पूछा। अब याद करो मैंने आपको ये सिखाया था, यूजुअली हकेल रूल सिंगल रिंग कंपाउंड के लिए अप्लाई होता है, ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा रिंग आते हैं तो वहाँ पे हम पेरीफेरल देखते हैं, एंड ऊपर से एक मतलब वहाँ पे हम पेरीफेरल पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन देखते हैं, अगर वो फिट बैठता है हकेल रूल में तो दैट कंपाउंड बिकम्स एरोमेटिक। एंड दूसरा एक मैंने बताया था आपको, अगर एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक आया तो ओवरऑल वो क्या हो जाता है, एरोमेटिक। तो ऑप्शन ए में देखो जरा, एक है बेंजीन रिंग, दूसरा आपका नॉन एरोमेटिक है, तो ओवरऑल क्या होना चाहिए, एरोमेटिक। तो फर्स्ट इज एरोमेटिक,
सेकंड जो है आपका सेकंड ट्रोपोलोन है। सेकंड क्या है आपका? ट्रोपोलोन। याद आना चाहिए आप लोगों को, ये मैंने सिखाया था आपको, ये ऐसा, ठीक है ना, ये डबल डबल डबल, एंड यहाँ पे क्या है? तो देखो ये भी sp2 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 साइक्लिक है, ठीक है। सो पूरा कंपाउंड साइक्लिक है, प्लानर है। अब देखने की जरूरत है बस कॉन्जुगेटेड है क्या? यस, पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल, एंड यहाँ पे sp2 ये इधर जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा कंपाउंड साइक्लिक प्लानर कॉन्जुगेटेड है, एंड रिंग के अंदर डीलोकलाइजिंग कितने हैं? 6। सो पहला भी एरोमेटिक, दूसरा भी एरोमेटिक। तीसरा कैसा है? तीसरा मैंने आपको सिखाया था, तीसरा जो है वहां पे आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करके देखना पड़ता है। मैंने आपको समझाया था तीसरा जो बेटा वो आपका कैलिसीन है, इसका नाम, एंड कैलिसीन इज एरोमेटिक। कैसे एरोमेटिक होता है? क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड अगर इधर डीलोकलाइज कर जाएगा तो यहाँ पे आएगा निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ऐसे में ऊपर वाली रिंग भी एरोमेटिक बन जाती है, नीचे वाली रिंग भी एरोमेटिक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों एरोमेटिक। अब आते हैं चौथे की तरफ। चौथे में देखो, अगर आप चौथे में ये ऐसा दिया है, ठीक है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। तो कंपाउंड साइक्लिक तो है ही है, प्लानर भी है, क्योंकि sp2 sp2 sp2, एंड ये रेजोनेंस में है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका कैसा है? साइक्लिक प्लानर, कॉन्जुगेटेड भी है। डीलोकलाइजिंग पाई इलेक्ट्रॉन जरा देखो ना कितने, यहाँ के 2 और यहाँ के 2, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एरोमेटिक नहीं हुआ, ये हुआ एंटी एरोमेटिक। तो आपका आंसर क्या है? पूछा था कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड का आंसर बना आपका बेटा डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक इन नेचर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा एरोमेटिक? पहला है, जो जो एरोमेटिक है वो लिखता हूं मैं यहाँ पे, ये एरोमेटिक है, ठीक है। सेकंड नहीं है, क्योंकि सेकंड में दो दो sp3 कार्बन है, sp3 यानी नॉन प्लानर, नहीं चलता। थर्ड, ये वाला भी एरोमेटिक है। अ 5 मेंबर्ड रिंग विद 2 पाई बॉन्ड एंड अ नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेंस, ये एरोमेटिक। इसको कैसा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा लिखा जाता है? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा लिखा जाएगा, एंड इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा लिखा जाता है? ये ऐसा। इससे ये पता चलता है कि इस रिंग में पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, इस रिंग में पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड पूरे रिंग में रेजोनेंस में है। सो ये दो एरोमेटिक। नैफ्थलीन भी एरोमेटिक होता है, सबको पता है। नैफ्थलीन में कितने बेंजीन रिंग होंगे? नैफ्थलीन में ये आपके ऐसे 2 बेंजीन रिंग होते हैं, ये भी एरोमेटिक होता है। फोर्थ क्या है? फोर्थ इज फ्यूरैन, सॉरी फिफ्थ, फिफ्थ भी कैसा है आपका? एरोमेटिक है। एंड सिक्स क्या है? फिनॉल, फिनॉल इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो कितने हो गए एरोमेटिक बेटा यहाँ पे? जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 और 5। तो 5 कंपाउंड एरोमेटिक, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द कंपाउंड विच कैन रिएक्ट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कलाइन केमिनोफोर गिव्स। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, ऐसा कंपाउंड जो AgNH3 टेकन ट्वाइस प्लस, यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी टोलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। ऑप्शन में देखोगे तो मैंने बोला था टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद टोलेंस रिएजेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपके पास 2 टर्मिनल अल्काइन है ना, 2 टर्मिनल अल्काइन है। तो ये दोनों भी रिएक्शन कर जाएंगे, लेकिन आगे क्या बोला है? वो जो भी कोई है, वो जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक टिपिकल एसिड देगा। तो अब आपको याद आना चाहिए, देखो जरा यहाँ पे कौन से टोलेंस के साथ पॉजिटिव देते हैं उनको लिखता हूँ, CH3 CH CH3, ठीक है ना। फिर क्या है? CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड जो दूसरा है वो ऐसा वाला है, CH3C CH3 CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मैंने आपको सिखाया था जब अल्काइन को KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज किया जाता है तो ये बॉन्ड पूरा टूटता है, ये भी बनता है एसिड, ये भी बनता है एसिड। अब अगर ये एसिड बन गया तो ये ऐसा वाला एसिड बनेगा, है ना। अगर ये एसिड बना तो ये ऐसा वाला एसिड बनेगा, एंड यहाँ पे भी जब ये पूरा टूटेगा, जब यहाँ पे एसिड बनेगा तो ये ऐसा वाला एसिड बनेगा। आपको ये वाला एसिड ही तो पूछा है उन्होंने, है ना, ये वाला एसिड ही तो पूछा है। तो आपका फिर आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी,
टर्मिनल अल्काइन है, टोलेंस के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, एंड ऑक्सीडेशन के बाद ऐसा वाला एसिड देगा, यानी 4 का आंसर बन रहा है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन ऑफ AlCl3। ओके, कितनी बार सीखा है हम लोगों ने ये AlCl3। अगर हम फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में जब हम ये ऐसा लेते हैं, यहाँ पे मान लो अल्किल हलाइड लेते हैं, सो अल्किल हलाइड में आपका AlCl3 अनहाइड्रस, ये एक लेविस एसिड होता है, एंड लेविस एसिड एंड मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, तो ये यहाँ से क्या करता है, Cl माइनस को लेगा, जैसे Cl माइनस गया इधर क्या बनता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, तो AlCl3 का काम है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड फॉर्मल्डिहाइड ऑन ओजोनोलिसिस। आपको बोला था जितने भी टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, सॉरी टर्मिनल अल्कीन्स ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दे फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड। तो कितने टर्मिनल अल्कीन्स है यहाँ पे जरा ध्यान से देखो। एक है आपका ये वाला, जब यहाँ से तोड़ोगे तो इधर जो CH2 है इसको आपने एक ऑक्सीजन दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड। फिर इसके बाद जो एक टर्मिनल अल्कीन है वो ऐसा है, जब इसको यहाँ से तोड़ोगे तो इसको भी ऑक्सीजन मिलेगा तो ये भी बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। फिर एक है आपके पास ये वाला, इसको भी तोड़ दिया, ये भी क्या बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। सो 3 अल्कीन्स ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस विल फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड। 6 का आंसर बनेगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 7, among the following groups that deactivates benzene ring for electrophilic substitution। अब deactivate कौन करता है बेंजीन रिंग को? बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करना यानी क्या होता है, ध्यान से देखो इधर, जो बेंजीन रिंग को, जस्ट जनरल लिख रहा हूं, जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि +m +I एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब क्या करते हैं बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। इसका मतलब बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विल एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कराते हैं, यानी -m एंड -I वाले, ठीक है। सो ये क्या करते हैं डीएक्टिवेट, एंड जब बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाता है तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन उसका कम होना चालू हो जाता है, किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, हाइड्रोक्सिल OH का होता है +m जब बेंजीन से जुड़ता है, तो मिथाइल जब बेंजीन से जुड़ता है तो उसका भी होता है +m ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लोरो, ओके, क्लोरो हमने बोला था, यानी हैलोजेंस लोन पेयर के कॉन्जुगेशन के वजह से, हैलोजन जब बेंजीन के साथ जुड़ते हैं तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन के वजह से वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है बेटा, लेकिन उसके स्ट्रॉन्ग -I की वजह से हैलोजन किस में आते हैं, डीएक्टिवेटिंग में आते हैं। तो कभी भी याद रखना, हैलो बेंजीन की रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग से एंड +m ग्रुप वालों से क्या होती है, कम होती है। तो आंसर क्या बनेगा आपका 7 का सी। कौन डीएक्टिवेट करेगा ऐसा पूछा था। नंबर 8, बेंजीन रिएक्ट्स विद बेंजोइल क्लोराइड। ओके, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, बेंजीन विद बेंजोइल क्लोराइड। ओके, ये रहा आपका बेंजीन प्लस, ये रहा आपका बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। दिस इज फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कोई लेविस एसिड लेंगे, मान लो हमने लिया यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3। ये अनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या होता है, यहीं पे बताया था, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल। तो ये यहाँ से लेगा Cl-, जैसे ही Cl- गया यहाँ पे बनेगा आपका कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगा, असाइलियम आयन। तो ये बेंजीन रिंग इसके साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, जरा ध्यान से देखो, क्या एक बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग को जुड़ा C डबल बॉन्ड के थ्रू, एंड इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोफिनोन। याद आना चाहिए आप लोगों को, इसका नाम है बेंजोफिनोन। इसके जगह पे अगर CH3 आता तो वो बन जाता है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, CH3, ठीक है। सो ये आपका फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, आंसर बनता है 8 का बेंजोफिनोन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन नाइट्रेशन, ओके, कौन सा गलत स्टेटमेंट है ये पूछा है। बेंजीन का नाइट्रेशन करना है, बेंजीन का नाइट्रेशन करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पढ़ते हैं। वहां पे दिया है द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज ऑलमोस्ट द सेम, ओके, एज दैट ऑफ हेक्साड्यूटेरियोबेंजीन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेक्साड्यूटेरियोबेंजीन? उसका मतलब है बेंजीन के सभी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस करना, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। तो देखो वो क्या बोल रहा है, ये है आपका स्टैंडर्ड बेंजीन, रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड हेक्साड्यूटेरियोबेंजीन, इन दोनों में बोलता है इसका रेट ऑफ नाइट्रेशन इससे ज्यादा है। ये गलत है। मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, फॉर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर नॉर्मल बेंजीन, ड्यूटेरेटेड बेंजीन एंड ट्रिटियम वाला बेंजीन, तीनों का लगभग सेम है, यानी C6H6 इज ऑलमोस्ट सेम विथ C6D6 is almost same with C6T6, यानी रेट ऑफ नाइट्रेशन फॉर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम वाला बेंजीन सेम ही होगा। तो पहला वाला क्या होगा, द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ हेक्साड्यूटेरियोबेंजीन, यानी ये स्टेटमेंट सही है। ऑलमोस्ट सेम बोला है, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा स्टेटमेंट, रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ टोल्यून इज ग्रेटर देन बेंजीन, ये देखो मैंने अभी बोला था, अगर बेंजीन रिंग को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप होता है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मल बेंजीन से हमेशा ज्यादा होती है। नॉर्मल बेंजीन की रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक -m वाले ग्रुप से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही, हमको फॉल्स पूछा है। तीसरा, द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हेक्साड्यूटेरियो, यानी पहला स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। मैंने पहला बोला था सेम है, क्योंकि वहां पे मैंने बोला इन दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, लेकिन तीसरे में क्या बोल रहा है, तीसरे में बोल रहा है यहाँ पे बोलता है इसका रेट ऑफ नाइट्रेशन इससे ज्यादा है, ऐसा बोल रहा है, लेकिन ये गलत है। तो मिल गया अपना आंसर, है ना। अपना आंसर क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ड्यूटेरेटेड बेंजीन एंड ट्रिटिएटेड बेंजीन इज सेम, बट अगर कोई हमको पूछता है इन तीनों के लिए सल्फोनेशन के बारे में क्या है, सो रेट ऑफ सल्फोनेशन अगर पूछा जाए तो ये देखा गया है C6H6 का रेट ऑफ रिएक्शन C6D6 से ज्यादा है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन C6T6 से ज्यादा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। नंबर 10, कार्बोकेटेंस आर फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सेप्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखना क्या बोला, पहले एडिशन ऑफ एसिड इन अल्केनॉल, करेक्ट है। ये देखो ये आपके पास है अल्कोहल, अल्कोहल में याद आ रहा होगा आपको, अल्कीन प्रिपरेशन में देखा था, अल्कोहल का जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये प्रोटोनेट होता है, यहाँ से वाटर निकलता है, यहाँ पे बनता है कार्बोकेटेन, ठीक है। तो पहले में बनेगा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हैलोजन फ्रॉम अल्किल हैलाइड बाय लेविस एसिड, अभी सिखाया था। ये देखो ये आपके पास अल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन कर दी हमने लेविस एसिड के साथ में। तो लेविस एसिड क्या करता है, लेविस एसिड यहाँ से ये हैलाइड लेगा, जैसे हैलाइड चला गया यहाँ पे बन गया ये ऐसा कार्बोकेटन। सो अल्कोहल एंड एसिड के रिएक्शन में भी कार्बोकेटन बनेगा, अल्किल हैलाइड एंड लेविस एसिड की रिएक्शन में भी कार्बोकेटन बनेगा। तीसरा,
पायरोलिसिस ऑफ अल्केन, याद करो मैंने आपको सिखाया था पायरोलिसिस ऑफ अल्केन जो है इट इज फ्री रेडिकल इलिमिनेशन। क्या होता है ये? फ्री रेडिकल इलिमिनेशन। मतलब अपना आंसर कौन सा है? सी, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा है कार्बोकेटन्स आर फॉर्म्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, यानी किसको छोड़ के, तो वो कौन है? पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में फ्री रेडिकल बनता है, ना कि कार्बोकेटन। फोर्थ ऑप्शन क्या? एडिशन ऑफ मिनरल एसिड टू अल्कीन, ये भी तो सिखाया था। ये मैंने आपको सिखाया था जब अल्कीन में हम मिनरल एसिड यानी क्या HCl H2SO4 जब इसको ऐड करते हैं HI, तो ये यहाँ से पहले क्या लेता है? H+, जैसे ही ये लेता है H+, यहाँ पे ये बनता है कार्बोकेटन, एंड फिर इस कार्बोकेटन के ऊपर मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ऐड करता है। सो अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड, अल्किल हैलाइड विथ लेविस एसिड, अल्कीन में मिनरल एसिड ऐड करेंगे तो क्या बनता है? कार्बोकेटन बनता है। किसमें नहीं बनता? पायरोलिसिस। नेक्स्ट नंबर, बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विथ फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब बेंजीन किसके साथ रिएक्शन नहीं करता सिवाय किसी एक के, यानी कि इस ऑप्शन में चार में से कोई एक है जिसके साथ बेंजीन रिएक्ट करता है, बाकियों के साथ नहीं करता, तो वही ढूंढना है किसके साथ करता है। ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन, मैंने आपको सिखाया था ड्यू टू दैट एरोमेटिक स्ट्रक्चर बेंजीन डज नॉट अंडरगो ब्रोमीन का एडिशन, है ना। बेंजीन डज नॉट अंडरगो एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एंड यहाँ पे डीकलराइजेशन नहीं होता, इसी का मतलब एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाती, नो डीकलराइजेशन। अदरवाइज हमने सीखा है अल्कीन अल्काइन में जब ब्रोमीन की एडिशन करते हैं तो ब्रोमीन का रेडिश ऑरेंज कलर डीकलराइज होता है, लेकिन ब्रोमीन में एडिशन नहीं होती, मतलब कलर डिसअपियर नहीं होता। सेकेंड, एक्वियस पोटेशियम पर मैग्नेट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमने सीखा है अल्कीन एंड अल्काइन में जब हम एक्वियस पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड करते हैं तो उसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें ये ऐड हो जाएगा तो मैंने क्या बोला था, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, एंड एरोमेटिक कैरेक्टर अगर खत्म हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी, तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बनेगा, तो ये ऐसा नहीं चाहेगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरा, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकेल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। बेंजीन रिंग में अगर हाइड्रोजन का निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर प्रेशर के साथ रिएक्शन किया जाए तो फिर यहाँ पे बेंजीन रिड्यूस होकर के बनेगा साइक्लोहेक्सेन। तो यही पूछा है, बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विथ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी किसी एक को छोड़ के बाकी के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो वो कौन है जिसके साथ करता है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ क्यों नहीं करता वो भी बताता हूं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन इथेनॉलिक सॉल्यूशन, इफ यू रिमेंबर बेंजीन का जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो मैंने आपको बोला था वी नीड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और वी नीड ओलियम विच इज वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि ओलियम यानी क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड में से पानी हटा के कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन जो बनाया होता है वो होता है आपका ओलियम, ठीक है। तो डाइल्यूट के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक। इवन बेंजीन रिंग का डाइल्यूट HNO3 के साथ भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बेंजीन का अगर कोई बोले डाइल्यूट HNO3 के साथ तो उसके साथ भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो 11 का आंसर सी। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डज नॉट प्रूव, ओके किस रिएक्शन से ये प्रूव नहीं होता कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है? अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइओजोनाइड, ये तो होता है, मैंने पहले ही बोला था आपको। क्वेश्चन नंबर 12, बेंजीन का जब ट्राइओजोनाइड बनता है तब वहां पे 3 ओजोन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, तो 3 ओजोन मॉलिक्यूल ऐड हो गए, इसी का मतलब वहां पे 3 डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन, ये देखो बेंजीन का जब साइक्लोहेक्सेन बना तो आपको ये पता चलता है ना कि कितने इक्विवेलेंट्स ऑफ डाइहाइड्रोजन लगे, एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक H2 लगता है। अब अगर 3 H2 लगे होंगे, इसी का मतलब यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड होंगे? 3। सो पहले रिएक्शन से पता चलता है, दूसरे से भी पता चलता है। फिर तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ C6H6Cl6 बाय एडिशन ऑफ क्लोरीन। ओके, देखो अगर ये अपने पास बेंजीन लिया,
ये लिया बेंजीन। अब इस बेंजीन में अगर हमने ऐसे 3 क्लोरीन ऐड किए सनलाइट के प्रेजेंस में, क्या किए, 3 क्लोरीन जो है ऐड किए, तो देखो यहाँ पे हर जगह पे क्या हो जाएगा, एक एक हाइड्रोजन तो पहले से है, वहाँ पे एक एक क्या ऐड हो जाएगा, Cl Cl Cl, क्या ऐड हो जाएगा, एक एक Cl। तो इसका मतलब यहाँ पे जब 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl ऐड हो गए तब भी वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। सो पहले रिएक्शन से भी पता चलता है, दूसरे से भी पता चलता है, तीसरे से भी पता चलता है। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ओके, ये बेंजीन, बेंजीन का जब हम HNO3H2SO4 के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपका बनता है नाइट्रोबेंजीन। एंड बेंजीन हो चाहे नाइट्रोबेंजीन हो, दोनों में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम रहते, तो इससे ये कंफर्म नहीं होता कि वहाँ पे कितने डबल बॉन्ड्स है। तो 3 डबल बॉन्ड है, ये किससे कंफर्म होता है, पहले 3 रिएक्शन से। तो यहाँ पे पूछा था किस रिएक्शन से, ये पता नहीं चलता, तो आंसर क्या होना चाहिए, लास्ट। ठीक है, सो 12 का लास्ट। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन से ये नहीं पता चलता कि वहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट, द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज 1.6। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, तो वो पूछता है क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट है 1.6 डिबाई, तो पैरा डाइक्लोरो का कितना होगा। सीधा सीधा है भैया, क्लोरीन का ये देखो ऊपर वाले का माइनस आए ऊपर के डायरेक्शन में होगा, नीचे वाले का माइनस आए नीचे के डायरेक्शन में। दो इक्वल भी है, अपोजिट में है, तो इक्वल एंड अपोजिट जब होते हैं तो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करके डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। सो 13 का आंसर बनेगा बेटा यहाँ पे डी, है ना, 13 का आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है 14 वाला जो क्वेश्चन है। फोर्टीन वाले में 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन दिए हैं विथ डिफरेंट पोजिशंस ऑफ बेंजीन। पूछा है कि जब इनका नाइट्रेशन करेंगे तो ऐसा कौन सा ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव है जिसका नाइट्रेशन करेंगे तो 3 अलग अलग ट्राइब्रोमो नाइट्रोबेंजीन्स मिलेंगे। ठीक है, तो भैया यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सिमेट्रिकल नहीं हो, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल होगा तो सभी पोजीशन आइडेंटिकल बन जाएगी, एंड पोजीशन आइडेंटिकल बन जाएगी तो किसी पे भी सब्स्टिट्यूशन करो नाइट्रेशन का सेम ही होगा ना, क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। एग्जांपल के तौर पे स्ट्रक्चर 1 में करके दिखाता हूं आपको। यहां पे करना है हमको नाइट्रेशन। ठीक है, अब मुझे बताओ नाइट्रो ग्रुप यहां पे आए चाहे यहां पे आए चाहे यहां पे आए, सेम ही होगा, क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहां पे नाइट्रो ट्राइब्रोमो नाइट्रोबेंजीन एक ही टाइप का बनेगा, क्या बनेगा, यहां पे एक ही टाइप का बनेगा। किसी भी एक जगह पे आप नाइट्रेशन करो, यहां पे करो चाहे यहां पे करो चाहे यहां पे करो, सेम ही होगा। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि आपको बोला है 3 चाहिए, आपको 3 मोनो नाइट्रो ट्राइब्रोमो बेंजीन बोला है। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 2 की बात करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2 में जरा ध्यान से देखो, या फिर एक काम करते, 3 की बात करते, ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा, बी आर बी आर बी आर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब यहां पे नाइट्रेशन करोगे, यहां पे लगाओ चाहे यहां पे लगाओ सेम ही होगा, मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी सिंगल है, मतलब ये दोनों जगह का प्रोडक्ट एक ही होगा। तो यहाँ का एक प्रोडक्ट है, एक यहाँ का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मोनो नाइट्रो ट्राइब्रोमोबेंजीन कितने मिलेंगे, 2। एक नाइट्रो 3 ब्रोमीन वाला प्रोडक्ट यहाँ पे कितने मिलेंगे, 2, क्योंकि यहाँ और यहाँ पे तो एक ही बन रहा है, यानी कि यहाँ पर मतलब बचा कौन सा, आपका आंसर है आपका फिर ओनली सेकेंड। कैसे, देख लो, ये ऐसा, यहाँ पे कोई भी 2 पोजीशन सेम नहीं है,
कोई भी दो पोजीशन सेम नहीं। आप एक बार यहाँ पे नाइट्रो लेके आओ, एक बार यहाँ पे लेके आओ, एक बार यहाँ पे लेके आओ, तीनों के तीनों प्रोडक्ट आपके अलग है। ट्राई करके देखो। तो आपका आंसर क्या बना? स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली स्ट्रक्चर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ओजोनोलिसिस ऑफ 2 पेंटाइन आफ्टर डी। ये आप लोग कर लोगे, आंसर नंबर फर्स्ट है, लास्ट इसमें आया था। बेंजीन इजीली शोज, बताया था मैंने आपको, बेंजीन इजीली शोज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि अगर एडिशन रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन में उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है। इसके लिए बेंजीन क्या दिखाता है? बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। बेंजीन रिंग से H+ जाएगा, उसके जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू स्टेबल रिंग एंड हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल आएगा एंड सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि एरोमेटिसिटी बरकरार रहेगी। अगर एडिशन करोगे तो एरोमेटिसिटी गायब हो जाएगी क्योंकि पाई बॉन्ड हट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 16 के बाद 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट करेक्ट इन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने रिसेंट में बताया था आपको। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन, बाद में होता है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स दैट इज अरेनियम आयन, एंड लास्ट स्टेप होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम sp3 कार्बन, यानी द कार्बन टू विच इलेक्ट्रोफाइल इज अटैच, उसी कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल निकालना। यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है जिसमें लिखा है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। एडिशन ऑफ प्रोटॉन उस मैकेनिज्म में नहीं होता, सो आपका आंसर बनता है सी। नंबर 18, इथिल बेंजीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरीन गिव्स ए ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इथिल बेंजीन, ओके, ये रहा आपका इथिल बेंजीन, इसका बोला है क्लोरीनेशन। ठीक है, सिर्फ क्लोरीनेशन, इथिल बेंजीन विथ क्लोरीन गिव्स। तो यहाँ पे आपको बेसिकली हीट करना है, तो साइड चेन पे हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा? ये ऐसा साइड चेन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अलिलिक पोजीशन पे। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए। बोला इस ए का अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन किया तो भैया आपको पता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ से Cl एंड यहाँ से H निकल जाएगा एंड ये आपको मिलेगा यहाँ पे ऐसा स्टाइरीन, है ना? क्या मिलेगा आपको? स्टाइरीन। दैट इज 18 का आंसर नंबर देखो ऐसा कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ इथिल बेंजीन विथ क्लोरीन अंडर हीट। यही है क्वेश्चन। बोलता है इथिल बेंजीन का क्लोरीन हीट के साथ अगर करेंगे तो मोनोक्लोरेशन करने पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे मेजर और माइनर दो बनेंगे। एक मेजर ये वाला होगा क्योंकि यहाँ वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, एंड एक होगा यहाँ पे आपका माइनर ऐसा वाला। ठीक है, सो ये देखो क्या दिया यहाँ पे, ऑप्शन ए इज दिस, ऑप्शन बी इज दिस, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये बनता है इससे ज्यादा। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे? यस, मोर ऑफ 2 एंड लेस ऑफ 1, यानी 19 का आंसर नंबर है डी। नंबर 20, नंबर 20 बहुत सीधा सीधा है, इसके पहले भी लिया था। क्या करना है? मार्कोनिकॉफ के हिसाब से वाटर वहां पे अटैक करो जहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है ना? इसका मतलब है जहां वाटर का अटैक करोगे, मैंने बोला था वहीं पे कार्बोनिल तैयार करके बाजू वाले को देना है हाइड्रोजन। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, ऐसा ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, 20 का सी। 21, पैरा नाइट्रोटोल्यून ऑन फर्दर नाइट्रेशन। ओके, ये देखो पैरा नाइट्रोटोल्यून, यानी ये रहा, दिस इज योर पैरा नाइट्रोटोल्यून। इसका अगर फिर से नाइट्रेशन करने को बोला जाए HNO3 प्लस H2SO4, याद आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रेटिंग मिक्सचर, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। अब देखो हमको पता है मिथिल कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है। अब इसका पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, अब बचा गया इसका ऑर्थो। अब देखो इसका ऑर्थो और ये क्या है? नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग है, यानी नाइट्रो बेंजीन पे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो आएगा मेटा पे,
एंड इसके केस में आएगा ऑर्थो पे, यानी इसका ऑर्थो इसका मेटा एक साथ मिलके है, यानी इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इस पोजीशन पे आएगा, यानी आपका आंसर जो है वो होगा कुछ ऐसा, यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रो। मैंने आपको बोला था अगर बेंजीन रिंग पे पहले से ही एक सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नेचर क्या है, अगर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उसके ऑर्थो या पैरा पे जाएगा, अगर पहले वाला सब्स्टिट्यूएंट मेटा डायरेक्टिंग है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उसके मेटा पे जाएगा। अब अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है एंड मान लो दो डिफरेंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, तो ऐसे में आप पहले तो देखो क्या दोनों के जो डायरेक्टिंग नेचर वाले पॉइंट है, यानी किसी एक का ऑर्थो प्यारा दूसरे का मेटा एक साथ मिल के आ रहा है क्या, अगर ऐसा हो रहा है तो जहाँ पे मिल के आ रहा है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के चांसेस ज़्यादा है। अगर वो दोनों सेम नहीं है लेकिन मान लो दोनों ही डोनेटिंग है या दोनों ही विड्रॉइंग है, तो ऐसे में देखो कौन ज़्यादा पावरफुल है, सॉरी डोनेटिंग के केस में कौन ज़्यादा, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है उसके ऑर्थो या पैरा पे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ऐसे मैंने एग्जांपल भी लिए हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर समझिए मैंने ऐसा लिया, ये लिया OH, ये लिया CH, अब मैंने बोला इसका हमको करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब दोनों सेम है क्या, नहीं, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो फिर ऐसे में मैंने बोला पहले देखो इनके ऑर्थो पैरा पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, नहीं इसका ऑर्थो इसका मेटा है लेकिन ये तो मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, इसका अब पैरा तो दोनों का ब्लॉक है, इसका ऑर्थो इसके लिए मेटा है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग नहीं, तो ऐसे केस में मैंने क्या बोला था, ऐसे केस में देखो जो ज्यादा पावरफुल है उसके एक्टिव पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा OH के ऑर्थो पे, कहां पे जुड़ेगा, OH के ऑर्थो पे। अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता, फिर से दो सब्स्टिट्यूएंट है दोनों डोनेटिंग है अलग अलग है, तो ऐसे में मैंने क्या बोला पहले देखो क्या दोनों के डायरेक्टिंग वाले पॉइंट सेम आ रहेगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये भी ऑर्थो पैरा, इसका ऑर्थो इसका पैरा है, यस मजेदार है, दोनों एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, मिल के काम, इसका पैरा इसका ऑर्थो है, यस मतलब एंड ये दोनों का ऑर्थो कॉमन है, मतलब इन तीनों पोजीशन पे अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों की मिल करके बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, तो यहाँ पे वैसा नहीं, इसके लिए जो पावरफुल था उसके बारे में सोचा, लेकिन यहाँ पे सोचना पड़ेगा हमको दोनों का पावर एक साथ आ रहा है, इसके लिए या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे, हम करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों का रेजोनेंस तो कॉमन आ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ में नज़दीक होने से इसका प्लस साइन भी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ऐसे आपको सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बाद, अच्छा तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका 2,4 डाइनाइट्रोटोलिन, ऑप्शन नंबर सेकंड, 21 का बी आंसर, ठीक है 21 का बी। नेक्स्ट 22 में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डायरेक्टिंग ग्रुप्स इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ओके, पहला मेटा डायरेक्टर्स डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग मेकिंग द कंपाउंड लेस रिएक्टिव, सही है, मैंने क्या बोला था आपको, अगर बेंजीन रिंग पे कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जोड़ते हैं एंड मेटा डायरेक्टिंग होता है -m वाला, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर खींचता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी कम, पहला सही है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यस करेक्ट है, क्योंकि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, है ना, ये समझो यहाँ पे मैंने कोई एक्स ग्रुप लिया, एक्स कोई भी XYZ, ये जब इधर आएगा तो ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसका मतलब ये रिंग में एक्टिवेशन कर रहा है, तो दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा, फॉर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अटैक, नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, अगर मान लो ये बेंजीन पे पहले से कोई एक सब्स्टिट्यूएंट है Y, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं डिसाइड करता, इसकी पोजीशन डिसाइड करता ये Y, अगर ये -m वाला है तो ये Y इसके मेटा पे जाएगा, एंड अगर ये +m वाला है तो ये Y इसके ऑर्थो या फिर पैरा पे जाएगा, ठीक है, तो फिर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। फॉर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड द पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज डिसाइडेड बाय द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन बेंजीन नॉट बाय द इलेक्ट्रोफाइल, इसके लिए चौथा सही है, तीसरा गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आना चाहिए, सी। 23rd, व्हाई हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग येट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग,
समझाया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अपने लोन पेयर के रेजोनेंस के वजह से ये कैसे है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लोन पेयर से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा रेजोनेंस की वजह से, उसके वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन इसका माइनस आई के चलते ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो ये वाई दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग, उसका रीजन देना होगा। They are ortho-para-directing due to resonance of lone pair, and they are deactivating due to their minus I, negative inductive effect. ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पे है। A combination of inductive electron withdrawal, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, and resonance electron release, resonance electron दे रहा है, इसके वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एंड माइनस आई से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके लिए डीएक्टिवेटिंग। तो 23rd का आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट 23rd के बाद आएगा आपका 24th। 24th में क्या दिया है देखते हैं। पहले तो दिया है बेंजीन। बेंजीन का AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करके उन्होंने बनाया है टोल्यून। अब देखो बेंजीन से टोल्यून कब बनता है, वो भी लेविस एसिड के प्रेजेंस में, वो बनता है फ्राइडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन से। यानी कि यहाँ पे आपका जो A है, A शुड बी मिथिल क्लोराइड या मिथिल हलाइड, जो भी है। तो अगर यहाँ पे मैंने लिया मिथिल क्लोराइड AlCl3, तो ये बनेगा आपका यहाँ पे मिथिल बेंजीन। सो दिस इज A, ठीक है। आगे क्या बोला, इस मिथिल बेंजीन का यूवी लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन, मैंने आपको समझाया था। सनलाइट या यूवी लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है साइड चेन पे, डायरेक्ट बेंजीन पे नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा, ठीक है। अब दिस इज योर प्रोडक्ट B। अब इसका आगे आपको बोला है LaAlH4 के साथ रिएक्शन करो। मैंने आपको सिखाया था प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग अल्केन्स बाय LaAlH4। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली Cl की जगह पे कौन आएगा, यहाँ से हाइड्राइड, यानी यहाँ पे फिर से बनेगा मिथिल बेंजीन। तो ऐसा देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, A इज मिथिल क्लोराइड, ओके, ऑप्शन नंबर B दिख रहा है, B इज बेंजिल क्लोराइड एंड C इज दिस। सो 24 का आंसर क्या बना आपका, सेकंड। 25 विच सब्सटेंस वुड अंडरगो फॉलोइंग रिएक्शन, ओके, सिंपल, ये एक आपका ओजोनोलिसिस वाला रिएक्शन है। तो ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट दिए हैं, उनसे आपको अल्कीन निकालना है। भैया मैंने क्या बोला था, उन प्रोडक्ट को जोड़ दो जिससे कि स्टार्टिंग वाला अल्कीन मिल जाए। तो ये आपका 25। अब जो दिए हैं उनको मैं अटैच करता हूँ। एक है आपका फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, सो ये मैंने लिखा यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, एंड दूसरा जो है क्या है, वो भी अल्डिहाइड है। 1 2 3 4, ये ऐसा है CH, CH के बाद क्या है आपका, CH के बाद है CH2, CH2 के बाद है CH, CH3, CH3। तो ये देखो, ये हटा दो, इसको यहाँ से हटा दिया, बन जाएगा आपका अल्कीन 1 2 3 4 5, 4 मिथिल 1 पेंटीन, ऐसा ऑप्शन नजर आता है। यस, 4 मिथिल 1 पेंटीन ऑप्शन नंबर है आपका सेकंड। नेक्स्ट 26। अच्छा 26 से एक अल्कीन दिया, उसमें ब्रोमीन वाटर की एडिशन करनी है। ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, इसमें ब्रोमीन वाटर, ठीक है। अब ब्रोमीन वाटर में बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा एडिशन ऑफ HOBr, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडिशन ऑफ
HOBr। मैंने आपको सिखाया था इसकी एडिशन होती है एंटी एडिशन। क्या होती है? एंटी एडिशन। उसमें मैंने बोला था आपका जो ब्रोमोनियम है पहले वो ऐड होता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम बनाएगा, एंड फिर अपोजिट साइड से मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ऐड हो जाएगा आपका नेगेटिव पार्ट OH। यानी ये देखो ऐसा बनेगा, ये ऐसा, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा, ये मान लो यहाँ पे Br, ये ऐसा बन गया साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अब इसके ऊपर ये यहाँ से हो जाएगा OH, ये इधर चला गया, तो OH एंड Br अपोजिट साइड से ऐड हो गए। इसका मतलब है कि आपको ऐसा वाला ऑप्शन ढूंढना होगा, ऐसा वाला ऑप्शन ढूंढना होगा जहां पे अगर मान लो ब्रोमीन अबोव द प्लेन आया है तो OH कहां से आना चाहिए? बिलो द प्लेन। अब अगर देखो इस कार्बन पे पहले से एक मिथिल है, अगर यहाँ पे इस कार्बन पे अगर OH नीचे से आया तो यहाँ का मिथिल किधर जाना चाहिए? ऊपर। इसके लिए मैंने ऐसा लिखा, या तो ऐसा वाला रिप्रेजेंटेशन होगा या फिर इसके उल्टा। यानी क्या? OH ऊपर से आया तो यहाँ का ब्रोमीन नीचे, क्योंकि ब्रोमीन एंड OH एक दूसरे के लिए अपोजिट में है। एंड इस कार्बन पे अगर OH ऊपर से आता है तो मिथिल नीचे जाना चाहिए, क्योंकि एक ही कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट ऊपर या नीचे एक ही साथ नहीं रह सकते, वो अपोजिट प्लेन में रहेंगे। एंड ऊपर से ये दोनों OH एंड ब्रोमीन अपोजिट से, क्योंकि एडिशन कैसा है? एंटी एडिशन। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें OH इस कार्बन पे आना चाहिए, इस कार्बन पे Br, एंड दोनों होने चाहिए अपोजिट में। देखो जरा ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर, ओके, पहले में देखो Br एंड OH अपोजिट में है, दूसरे में सेम प्लेन में है, तीसरे में अपोजिट में है लेकिन उनकी पोजीशन गलत है, चौथे में OH एंड Br सेम साइड पे है। तो सही आंसर कौन सा हो गया आपका यहाँ पे? सही आंसर है पहला, क्योंकि एक तो OH मार्कोनिकॉफ के स्टाइल में ऐड हुआ है एंड OH Br अपोजिट में। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है? अपॉन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अ कंपाउंड C6H6 एब्सॉर्ब्स 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, बोलता है एक ऐसा कंपाउंड है जिसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अगर किया जाए तो वो 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेगा, यानी 4H2 ऐड होंगे। अब मुझे बताओ 4H2 ऐड होने के लिए उसमें क्या चाहिए? या तो 4 डबल बॉन्ड चाहिए या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के लिए एक H2 ऐड होता है। स्ट्रक्चर फर्स्ट, एक डबल बॉन्ड एंड एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड के लिए एक H2, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2, टोटल 3 हो गए। ये आंसर नहीं है। सेकंड में क्या है? सेकंड में 2 डबल बॉन्ड है तो सिर्फ 2 ही H2 ऐड हो जाएंगे, वो भी आंसर नहीं है। थर्ड में बेंजीन रिंग, 3 ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी 3 डबल बॉन्ड, सिर्फ 3 H2 ऐड होंगे, वो भी आंसर नहीं है। फोर्थ एंड फिफ्थ, दोनों में भी बेटा 2-2 ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब दोनों में भी 4-4 H2 ऐड होंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 H2 ऐड होते हैं, तो 2 ट्रिपल बॉन्ड में 4 H2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन यूजिंग मिक्सचर ऑफ HNO3। अच्छा, ये पूछा है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में नाइट्रिक एसिड किसका काम करता है? मैंने आपको सिखाया था नाइट्रिक एसिड in nitration reaction nitric acid accepts a proton from sulfuric acid and hence it acts as a base, whereas sulfuric acid acts as acid or catalyst or electrophile producer as a catalyst. So 28 का आंसर क्या होना चाहिए? D, nitric acid acts as base. 29, reaction of toluene with chlorine in presence of FeCl3 gives X। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है? ये है आपके पास टोल्यून, एक साइड पे बोलता है टोल्यून का करना है क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, एंड दूसरे साइड पे बोलता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। मैंने अभी बोला था जब अल्किल बेंजीन का हैलोजनेशन होता है लेविस एसिड के प्रेजेंस में, वो होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन रिंग।
अब रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, इसके ऑर्थो या फिर पैरा पे, यानी इधर वाले साइड पे आंसर बनेगा ऑर्थोक्लोरोटोल्यून प्लस पैराक्लोरोटोल्यून। लेकिन मैंने बोला था अल्किल बेंजीन पे जब लाइट के प्रेजेंस में हैलोजनेशन करते हैं, ये इधर वाले जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये वाले डार्क में होते हैं। लाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो फ्री रेडिकल रिएक्शन बन जाता है, एंड बेंजीन रिंग पे फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं है, जबकि यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट के प्रेजेंस में वन बाय वन सभी के सभी हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन से रिप्लेस हो सकते हैं, एंड ये बन जाएगा ऐसा, है ना, ये बन जाएगा ऐसा। तो देखो ऑप्शन क्या क्या है, इधर वाला जो है इसको उन्होंने बोला था एक्स, एक्स इज ऑर्थो प्लस पैरा क्लोरोटोल्यून, एंड इधर वाले को बोला था वाई, वाई क्या है देखो, ट्राइक्लोरो मिथिल बेंजीन, क्योंकि ओरिजिनली कौन था, मिथिल बेंजीन, मिथिल बेंजीन का क्लोरिनेशन होके बना ट्राइक्लोरो बेंजीन। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा 29 का बेटा, बी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रहना सबको, हर साल सवाल आता है इसके ऊपर। अल्किल बेंजीन लेविस एसिड के प्रेजेंस में हैलोजनेशन यानी रिंग पे, ऑर्थो पैरा पे। अल्किल बेंजीन हैलोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट, हाई टेम्परेचर, साइड चेन पे, है ना, क्या होना चाहिए, साइड चेन पे। ओके 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, बेंजिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। ओके, alkyl halide when reacts with magnesium in presence of ether it forms Grignard reagent। क्या बनाता है, Grignard, PH CH2Mg Br। अब इस ग्रिग्नार्ड का आगे क्या बोला है उन्होंने, हाइड्रोलिसिस। मैंने कितने बार बोला है आपको, ग्रिग्नार्ड किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास H प्लस अगर रिएक्शन करेगा तो वो वहां से लेता है H प्लस, तो ये PH CH2H यानी कौन बन गया, ये बन गया आपका मिथिल बेंजीन टोल्यून। 30 का आंसर है आपका सी, ठीक है। ओके ओके 30 के बाद नेक्स्ट देखते हैं 31। अमंग द फॉलोइंग दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। तो मैंने क्या बोला, बस इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ऐसे में बस देखना है कौन सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस एम वाला है, मिथिल बेंजोएट यानी बेंजोइक एसिड का ईस्टर है, ये रहा आपका मिथिल बेंजोएट, ठीक है। सेकंड क्या दिया, बेंजामाइड। ओके, बेंजामाइड यानी अमाइड है। फिर क्या है, एनिसॉल, ये है आपका एनिसॉल, एंड फिर है आपका फिनॉक्साइड, फिर है आपका फिनॉक्साइड। देखो ये इधर, ये इधर, यानी ये है माइनस एम वाला, ये इधर, ये इधर, यानी ये भी है माइनस एम वाला। अब ये अपने लोन पे रिंग की तरफ देगा, यानी ये है प्लस एम वाला। लेकिन ये देखो मैंने आपको बोला था ये ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत जल्दी देने की कोशिश करेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस एम किसका यहाँ पे, फिनॉक्साइड का। अगर ऑर्डर पूछते तो कौन, ये आता सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर आता ये, फिर आता ये, फिर आता ये, क्योंकि इसका माइनस एम इससे थोड़ा कम है, जितना माइनस एम कम होगा उतना बढ़िया होगा। तो हालांकि आंसर हमको मोस्ट रिएक्टिव पूछा था, इसके लिए आंसर डी। एंड अगर ऑर्डर पूछते तो आप लिख के रखना डी सी बी ए। ऐसा क्यों लिया, ये दोनों माइनस एम वाले ही है, लेकिन इसका माइनस एम इस वाले से कम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी लोन पेयर भी तो रेजोनेंस में, अगर ये लोन पेयर इधर आई तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ नहीं ले सकता, ठीक है। नेक्स्ट 31 के बाद देखते हैं 32। 32 देखो क्या दिया, नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद, बोलता है नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करना है HNO3H2SO4 के साथ 82 डिग्री सेल्सियस पे। ये सिखाया था मैंने आपको, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे पहले 60 डिग्री पे, ठीक है ना, नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद HNO3H2SO4 एट 82 डिग्री सेल्सियस। तो
तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक और नाइट्रो आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका मेटा पोजीशन पे, यानी यहाँ पे बनेगा आपका मेटा डाइन नाइट्रो बेंजीन। ये कैसा है, ये -m वाला मेटा नाइट्रो। ऑप्शन नंबर है 1,3, दैट इज 32 का सी। 34, which of the following compounds will not undergo Friedel-Crafts reactions easily? याद करो मैंने आपको बोला था फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन में स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं चलते, दे डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग हेवीली। इसी की वजह से मैंने आपको ये भी बोला था कि द कंपाउंड्स लाइक नाइट्रोबेंजीन आर यूज्ड एज सॉल्वेंट इन फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि वो आपके इलेक्ट्रोफाइल के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करते। इसी का मतलब है नाइट्रोबेंजीन विल नॉट अंडरगो फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो 33rd का आंसर क्या होना चाहिए आपका, सेकेंड। एनी बेंजीन हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लाइक नाइट्रो, अल्डिहाइड, साइनो, फिर बेंज COH, ऐसे ग्रुप दे डू नॉट अंडरगो फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट 34 है ना, फिर क्या है आपका 34। 34 में क्या दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया है, एंड पूछा है कि दिस रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज। बहुत सीधा सीधा मुझे बताओ, ये नहीं है तब भी तो ये एरोमेटिक है। तो बस ये कंफ्यूज करने के लिए आपको, मतलब इसका इसके एरोमेटिसिटी में कोई रोल नहीं है। दिस इज एरोमेटिक इवन विदाउट दिस। इसका मतलब अब देखो, हर कार्बन पे एक p ऑर्बिटल है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड बना है p ऑर्बिटल के रेजोनेंस से ही तो बना है। एंड रेजोनेंस मतलब p ऑर्बिटल का होना जरूरी है, क्योंकि p ऑर्बिटल है तभी पाई बॉन्ड बनेगा। एंड रेजोनेंस में पूरा खेल किसका है, पाई इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो हर कार्बन पे एक एक p ऑर्बिटल है, एंड हर p ऑर्बिटल में क्या होता है, ये देखो मैंने आपको करके दिखाया था। हर p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो फिर ऐसे क्या करते हैं, शेयर करके इसको बनाते हैं एरोमेटिक। तो 6 p ऑर्बिटल एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी 34 का आंसर बनना चाहिए फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, जरा ध्यान से देखो, एक ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। ये अगर मैंने यहां पे लिया बेंजीन, बेंजीन रिंग का अगर हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया है, V2O5 क्या दिया है, यस, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, सो ये देखो बेंजीन का ऑक्सीडेशन वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, V2O5, अगर आपका बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं टेम्परेचर लगभग 770 केल्विन है ना, यानी 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, तो उस केस में बनता है आपका मैलिक अनहाइड्राइड, है ना। क्या बन जाएगा वहां पे आपका, ये ऐसा बन जाएगा मैलिक अनहाइड्राइड। ठीक है, एंड अगर टेम्परेचर लगभग 550 केल्विन है, तो उस केस में बन जाता है आपका फिनॉल। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, थोड़ा थेरोटिकल एक्सपेरिमेंटल है। बेंजीन का ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड, हाई टेम्परेचर पे किया, तो मैलिक अनहाइड्राइड क्या बन गया, मैलिक अनहाइड्राइड, एंड 550 पे बन गया आपका फिनॉल। ठीक है, ये मैलिक अनहाइड्राइड कैसे बना, ये बन गया मैलिक एसिड से। याद आ रहा है आप लोगों को, मैलिक एसिड CH डबल बॉन्ड CH, सिस आइसोमर क्या है, सिस आइसोमर, यानी इसका ट्रांस आइसोमर का नाम क्या है, इसके ये यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गया, बन गया मैलिक अनहाइड्राइड। इसका ट्रांस आइसोमर होता है फ्यूमारिक एसिड। ठीक है, लिख के दिया आपको लोगों को मैंने। फिर 35 के बाद में 36, जाइलिन इज दी कॉमन, आई मीन नेम कॉमनली जाइलिन यानी डाइमिथिल बेंजीन, 36 का C। 37, नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन टोल्यून, ये कई बार हुआ है, टोल्यून यानी मिथिल बेंजीन। सो ये आपका मिथिल बेंजीन में सिर्फ 3 एडिशनल सिग्मा बॉन्ड बढ़ गए, इतना तो कॉमन था।
एंड इतने में तो हमको पता है बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 12 सिग्मा, तो 12 में 3 सिग्मा, सो यहाँ पे होगा 3 पाई एंड 15 सिग्मा। ऐसा ऑप्शन देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, 37 का सी। 38 टू बी एरोमेटिक, मतलब एक कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक, प्लानर, कॉन्जुगेटेड एंड हकेल रूल 4n+2 पाई, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सो 36, 37, 38 तीनों का भी क्या है, सी है। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड यू एक्सपेक्ट टू बी एंटी एरोमेटिक, ऑप्शन नंबर सेकंड, पहले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है ना। 39 में ए सी डी चारों एरोमेटिक है, सेकंड इज एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 40 इन फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन, ओके ये देखो फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन में आपके असाइलेटिंग रिएजेंट क्या क्या होते हैं, असाइलेटिंग रिएजेंट होते हैं असाइल हलाइड, एसिड अनहाइड्राइड, ईस्टर। तो इन सब से क्या होता है, ये यहाँ से निकल जाता है, ये यहाँ से निकल जाता है, ये यहाँ से, यानी यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज। एंड इसको क्या बोलते हैं, जब ये ऐसा होता है आर सी प्लस डबल बॉन्ड ओ, इसका रेजोनेंस बन के ये ऐसा बनता है आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, सो दिस इज असाइलियम आयन, क्या है, असाइलियम आयन। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है आपका सेकंड, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस एसिटिल, अब स्पेसिफिक ग्रुप है इसके लिए एसिटिल, जनरल असाइल, 40 का सेकंड। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, ऐसा बोला है ना, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। अब मैंने आपको हिंट दिया था, ठीक है ना, यहाँ पे यूजुअली बेंजीन रिंग को डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम आगे अगर मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, एंड बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए एटम पे अगर लोन पेयर है तो वो बेटा हो जाता है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो 41 में देखो, ये एक लेता हूं बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग का ऑप्शन 1 पे कौन जुड़ा है, NH C डबल बॉन्ड O CH3, देखो इस पे लोन पेयर, ये लोन पेयर इधर भी आ सकते हैं, अब जब इधर आएगी मतलब ये क्या दिखाएगा, प्लस सिम। हमको पूछा कौन मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 41 का आंसर ए ही है। बी क्या है, जस्ट जोड़ के दिखाओ तो एक इस पे, बी ये है ऐसा, मैंने आपको बोला था Nr3+ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, यानी -m, तो ये क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग। फिर अगर नाइट्रो जोड़ते हैं, मैंने बोला था रिंग को डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम अगर आगे मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि अगर ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये रिंग से बाहर खींचेगा, मतलब ये भी -m यानी मेटा डायरेक्टिंग है। एंड साइनाइड भी तो इसी के जैसा है, C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन इधर खींचा तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन इधर, यानी ये भी -m। तो कौन -m नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 which is the only one of these reagent which will react with benzene under specified condition, okay, इनमें से कौन सा बेंजीन रिंग के साथ दिए हुए कंडीशन पे रिएक्शन करेगा, ऐसा पूछा है, ठीक है। देखो ऑप्शन ए, बेंजीन क्या बोला है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करनी है, FeCl3 के प्रेजेंस में हीट हो जाएगा आराम से, क्योंकि क्या हो जाएगा, FeCl3 लेविस एसिड, यहाँ से क्लोराइड लेगा, क्लोरेनियम बनेगा, बेंजीन का उसके साथ रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ पे पॉसिबल है। दूसरा, ब्रोमीन CCl4 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बोला था, ब्रोमीन डू नॉट अंडरगो एडिशन ऑफ, सॉरी बेंजीन डू नॉट अंडरगो एडिशन ऑफ ब्रोमीन, सो सेकंड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। थर्ड, बेंजीन में हाइड्रोजन की एडिशन पॉसिबल है लेकिन लो टेम्परेचर पर नहीं, कम से कम 150 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए विथ हाई टेम्परेचर, तो सी भी नहीं होगा। डी, KMnO4 एक्वियस, लो टेम्परेचर, ये भी नहीं होगा, मैंने ये भी थोड़ी देर पहले बोला, बेंजीन डू नॉट अंडरगो एडिशन ऑफ एक्वियस KMnO4, तो बी सी डी तीनों भी नहीं होंगे, सिर्फ रिएक्शन नंबर पहली पॉसिबल है, ठीक है। सो 42 का आंसर है आपका फर्स्ट। 43 में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो पैरा एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेटा पूछा है,
अब दिए हुए में देखो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो पैरा कौन सा है, NH2, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेटा डायरेक्टिंग कौन सा है, नाइट्रो, यानी 43 का आंसर बनेगा डी। लास्ट 2 क्वेश्चंस, 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है, विच ऑफ दीज इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ओके, देखो मैंने आपको क्या बोला था, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहली स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन जो कि फास्ट होती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है आपकी फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो देखो यहाँ पे कोई है क्या, प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय सल्फ्यूरिक, नहीं, ये वो तो पहला स्टेप है, दूसरा तो होता ही नहीं, ठीक है। फिर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोटोनेटेड स्पीसीज टू प्रोड्यूस नाइट्रोनियम आयन, एडिशन ऑफ नाइट्रोनियम टू बेंजीन टू प्रोड्यूस दी अरेनियम आयन, ऑप्शन नंबर डी है ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये है आपका बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन जब हो जाएगा नाइट्रोनियम आयन के साथ में, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना, ये यहाँ पे ये रह गया एज इट इज, यहाँ पे H, यहाँ पे आया नाइट्रो, ये बन गया आपका अरेनियम आयन, ठीक है। ये स्टेप कौन सी, ये एक्चुअली एक एडिशन रिएक्शन है, ये एक एडिशन रिएक्शन के जैसा ही तो है, डबल बॉन्ड हट के क्या बना, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन इज योर RDS, तो 44 का आंसर आया आपका डी। 45, सुटेबल सॉल्वेंट फॉर फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन के लिए आपका नाइट्रोबेंजीन इज सूटेबल सॉल्वेंट। क्यों ये सूटेबल है, क्यों ये सूटेबल है, क्योंकि आपको ऐसे दिखाता हूं, मान लो आपको ये ऐसा करना है, आपको मिथिल बेंजीन की रिएक्शन करनी है इसके साथ, इसके प्रेजेंस में, आपने सॉल्वेंट लिया नाइट्रोबेंजीन। तो किसी को लग सकता है कि सर यहां से जब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ये इसके पास भी तो जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बोला था फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं चलता। सो ये आपके इलेक्ट्रोफाइल के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करता, ये इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट इसी पे जाएगा। इसी के लिए नाइट्रोबेंजीन इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। पता है इसमें आपको सवाल क्या पूछते, फिर आपको पूछते व्हेन मिथिल बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन, the mixture of methyl benzene and nitrobenzene is treated with methyl chloride in presence of AlCl3, what will be your major product। तो कई बच्चे गलती से क्या करते हैं, CH3 इसको जोड़ते हैं, यार ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तभी तो इसको सॉल्वेंट बोल के यूज किया है, ठीक है। तो फिर बेस्ट सॉल्वेंट क्या है आपका फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए, नाइट्रोबेंजीन, जो कि आंसर रहेगा 45 का आपका सही, ठीक है। सो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका अल्काइन एंड एरोमेटिक का जो टेस्ट था उसका पूरा सॉल्यूशन आपका क्लियर है आपके लिए। उम्मीद करता हूं एकदम सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो।